वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हमने इस विधेयक में अपील का अधिकार शामिल किया है। तो वहीं कांग्रेस ने यह सवाल किया है कि आखिर 2024 के बाद इस बिल की याद क्यों आई है। अगर ट्राइब्यूनल में आपको आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं। सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। इसलिए हम ये मानते हैं कि जब हम ये अपील प्रोविजन रखा है तो ट्राइब्यूनल भी जल्दी जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी जल्दी काम करेगा, लोगों को भी जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा। कहीं किसी का हमने दरवाजा बंद नहीं किया है। 2014 में ये लोग सरकार में आ गए, 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। और राज्यसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने क्या कहा, सुनते हैं। मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है। इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है। तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि तमिलनाडु में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। डीएमके विधायकों ने बिल पर जताया अपना विरोध और विधानसभा में के बाहर डीएमके विधायकों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेगी। विपक्ष का आरोप है कि संख्या बल के दम पर सरकार ने वक्फ बिल को लोकसभा में पास करा लिया है। अभी सबकी नजरें राज्यसभा पर टिकी हैं, जहां से भी वक्फ बिल पास होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके। अदरवाइज अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि ये बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लाया जा रहा है। तस्वीरें कांग्रेस संसदीय दल में हुए मंथन की हैं। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में जबरन पारित कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों से कहा कि वक्फ बिल सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। चीन से इंपोर्ट काफी बढ़ गया है। मोदी सरकार कई मोर्चों पर विफल रही है। वक्फ बिल को सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि शून्यकाल में सत्ता पक्ष के नेता विपक्षी राज्य सरकारों पर हमला करते हैं। कांग्रेस सांसदों को वही सरकार को जवाब देना होगा। कांग्रेस ने टैरिफ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा। बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया।
और एनडीए के सहयोगी जेडीयू में भी बिल के खिलाफ आवाज उठी है। इदारे शरिया से जुड़े जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकली है। और वहीं वक्फ बिल पर बोले हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा है कि वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए थे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है वक्फ भूमाफिया बोर्ड हो गया था। सीएम योगी ने यह भी कहा और भूमाफिया यूपी में नहीं चलेगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वक्फ बिल के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभारी हैं। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा है कि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी तब तक मुस्लिमों को उनका जो भला होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आइए सुनिए उन्होंने और क्या कहा है। इस बिल में इसका जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक एक सेंटर काउंसिल बनेगा, स्टेट बोर्ड बनेगा वक्फ का। इसको नाम भी जिस तरह आपने कहा उम्मीद दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये रेगुलेट हो पाएगा कि आपको लग रहा है कि और खराब हो पाएगा ये मामला? नहीं, जब तक बीजेपी की हुकूमत है तब तक वो कोशिश करेंगे कि जिस महाज पे जिस जगह मुसलमानों को डेंट पहुंचाना चाहे वो उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अलबत्ता जब बीजेपी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी कोई हुकूमत आएगी तो हो सकता है वो लोग कुछ मुख्तलिफ सोचें। आपने कोई खत लिखा था गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को इस बारे में बिल पास होने से पहले? मैंने ही तो लिखा था। उसके बाद मीरवाइज उमर फारूक वहाँ दिल्ली चले गए। वो ख़त मैंने ही ड्राफ्ट किया था। ये मुश्तरका तौर पे हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये एक लीगल बैटल है विच विल रिमेन फॉर सम टाइम, तो ये चलेगी और मुझे हमें उम्मीद है कि यही 232 की बुनियादों पे हमें इंसाफ मिलेगा। और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि वक्फ बिल से आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। ये बिल ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया है। पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अतिक्रमणकारी मानसिकता नहीं चलेगी। वक्फ जो मन चाहे उस पर दावा नहीं कर पाएगा। वक्फ के क्लेम्स पर अब ट्राइब्यूनल में ही नहीं बल्कि कोर्ट में भी सुनवाई होगी और से सामाजिक न्याय की भी जीत हुई है। मतलब कि जो गरीब मुस्लिम है, जो पसमानदा है, जो बेवा है, यतीम है, उनको भी लाभ मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टीज से। इससे पहले वक्फ की प्रॉपर्टीज लैंड ग्रैबर्स, कुछ अमीर नेता मिलकर लगातार उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने एनडीए के सहयोगी दलों पर सवाल उठाए। पसमानदा मुसलमान जिनको वक्फ के नाम पर जो भी संपत्ति है, जो उसकी आमदनी है, उसका लाभ मिलना चाहिए, तो कुछ माफिया किस्म के लोग उसका फायदा उठा रहे थे। अब गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा और यह बहुत पारदर्शिता प्रदान करने वाला जो संशोधन आया है और इसका देश भर का समर्थन है। और जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, केवल उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसका कोई और मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की बात की, कल उन्हीं पार्टियों ने सरेआम धोखा देकर मुसलमानों के खिलाफ, जो उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह का जो कानून बनने जा रहा है, उसमें सहमति जाहिर की। यानी कि उनको सत्ता की परवाह है, जिनके वोट लिया, जिनके वोट से सरकारों में आए, उनकी परवाह नहीं। कल बहुत सारे लोगों के चेहरों से पर्दे बेनकाब हुए। हालांकि देश उनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि संविधान विरोधी इस बिल का उन्होंने समर्थन किया है। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि संविधान को रौंदा जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इससे तुष्टीकरण की गलतियां सुधरी हैं। वक्फ बिल जो है वो पूरी तरीके से संविधान को रौंदने वाला बिल है और एक गंभीर विषय देश के सामने था, और उस गंभीरता को दिखाते हुए राहुल जी रात के 3 बजे तक पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्लियामेंट का जो कैमरा है, उसको राहुल गांधी से ऐसी दुश्मनी है कि राहुल जी जब भी आते हैं वो कैमरा दूसरी तरफ घूम जाता है। ये दिखाना ही नहीं चाहते। ये पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है कि राहुल जी खड़े होंगे तो माइक बंद कर देंगे। और कल इतने गंभीर विषय के ऊपर प्रधानमंत्री जी की गैर मौजूदगी अपने आप में सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया और गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उसमें सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने वक्फ बिल को नाजायज बिल बताया। तो बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बिल से गरीब मुसलमानों को कई फायदे होंगे। जो कल हमारा रुख था वो आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी ज़मीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी, अब मंशा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये ज़मीन देनी। सदुपयोग नहीं किया। अब इससे जो इनकम आएगी 153 करोड़ नहीं आएगी, 12,000 करोड़ की इनकम होगी अगर इसका सदुपयोग किया गया। विधवा, ये तलाकशुदा महिलाएं, ये वृद्ध, उनके लिए अनाथालय, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, उनके लिए स्कूलों के लिए, उसके साथ साथ अस्पताल के लिए, ये सारे प्रयोजन जो वक्फ में लिखे हैं ये नहीं होते थे, अब वो होने वाले हैं। इसलिए इनको दर्द है कि जो दुकानें थी ना भ्रष्टाचार की, वो बंद होंगी। और एक तरीके से कि आज ये एक जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान का नारा देने वाले जो नफरत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुकान खुलने से पहले बंद हो जाएगी। लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। लोगों का कहना है कि इस बिल से हमें फायदा होगा। टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने लोगों से बात की। यहाँ पर मुंबई में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा खुश है। इनका ये कहना है कि वक्फ बिल पास होने से इनके जो अधिकार है वो और बढ़ेंगे, इनकी जमीनें बढ़ेंगी, इनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी आप बताएं वसीम भाई। देखिए, वक्फ संपत्ति, वक्फ बोर्ड अभी तक कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता था। कुछ लोग पिछली सरकारों के साथ सहमति करके वो हमारा आम जो मुसलमान है उसका हक छीनकर जो रईस लोग हैं उनको दे देते थे। तो वक्फ बोर्ड का, वक्फ संपत्ति का फायदा सिर्फ चंद लोगों को ही मिलता था। 2-4 महीना, 3 महीना, 5 महीना जो भी है उसके सामने खुलासा हो ही जाएगा बिल कैसा है। आज जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है, और इसका तो जितनी भी बिल आज तक इशू हुए उस पर सारा भ्रम फैलाया गया। हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है
कि पिछली सरकार में जो लोगों ने वक्फ बोर्ड का गलत फ़ायदा उठाया, अब मोदी जी इसका हमें सही उपयोग करके इसका सही फ़ायदा देंगे। दरगाह की जगह पे सब कब्जा करके बैठते थे, उसका गलत इस्तेमाल होता था, गरीब जनता तक उसका पैसा पहुंचता नहीं था, वो सब ठीक हो जाएगा। और इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल के इस आरोप पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी वक्फ बिल के बहाने हिंदू मुसलमान कर रही है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। आप जिस तरीके से वो पेश कर रहे थे, तो क्या पहले आपको भी समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के हित में कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कर रहे हैं? ये तो पहले बताओ। और हमारा जो डर है कि आज आपने वक्फ बोर्ड की जमीन पर आपके हाथ है, हमारे जो मंदिर का ट्रस्ट है उनके पास भी काफी सारी जमीन है, क्रिश्चियन लोगों के पास जमीन है, गुरुद्वारा के पास होगी, बौद्ध विहार के पास होगी। अगर आप मुसलमानों की बात आज कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर भी आपकी नजर आएगी। और फिर व्यापार आप करना चाहते हो तो सीधा करो, और अगर जमीन ही चाहिए तो जाओ ना वहां चीन जहां घुस गए हैं, वहां की जमीन दे दो अपने दोस्तों को। वहां की कश्मीर में जो पाकिस्तान घुस गया है वहां की जमीन अपने दोस्तों को दे दो। तो ये सिर्फ जमीन के लिए उन्होंने ये बिल लाया है। इसका मैंने कहा ना, हमने बिल का विरोध नहीं किया है, हमने भ्रष्टाचार का विरोध किया है, हमने उनकी जो नौटंकी है उसका विरोध किया है। जिससे गरीब मुसलमान या गरीब हिंदुत्व का तो कोई लेना देना नहीं है, इससे हिंदुओं को क्या फायदा होने वाला है? मुंबई क्राइम ब्रांच ने हत्या की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एक होटल से हथियारों के साथ 5 शूटर्स को गिरफ्तार भी किया गया। ये शूटर्स हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लोकेशन मुंबई, जगह द प्लेटिनम। यहीं से एक साथ 5 शूटर्स को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। देख सकते हैं कि ये जो होटल है ये अंधेरी वेस्ट के एक पॉश इलाके में है और डीएन नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में ये होटल है। और डीएन नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जो होटल है उसमें एक बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसमें इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा इस बोलने के लिए तैयार नहीं है। सभी शूटर्स देश के अलग अलग राज्यों से मुंबई पहुंचे थे और इसी होटल में रुके थे, जिनके पास से पुलिस ने 7 पिस्टल और भारी संख्या में जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इनके और साथी भी मुंबई में छिपे हो सकते हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इन शूटर्स के निशाने पर कोई बड़ा चेहरा था, जिसकी साजिश होटल के कमरे में रची जा रही थी। लेकिन वो चेहरा कौन था, कैसे ये शूटर्स मुंबई पहुंचे और कौन इन्हें पनाह दे रहा था, ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल आतंकी फिरोज खान को रतलाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिटेल में पूरी रिपोर्ट देखिए। 5 लाख रुपए का इनामी आतंकी फिरोज खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। इस आतंकी की एनआईए को तलाश थी। इस पर शिकंजा कसने के लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। इस बार ईद मनाने के लिए ये रतलाम आया था। स्थानीय पुलिस को इस आतंकी के बारे में एनआईए से इनपुट मिला था, जिसके बाद फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोज खान को गिरफ्तार किया गया है। निम्बाहेड़ा 2022 का जो अपराध हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जिसमें कि विस्फोटक पदार्थ मिले थे, टाइमर मिले थे, कुछ अन्य सामग्री मिले थे, उसमें एक आरोपी एनआईए का मोस्ट वांटेड फिरोज खान फरार चल रहा था। 5 लाख का इनाम था इस व्यक्ति के ऊपर।
और लगातार जो है एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट की एजेंसीज और पुलिस जो है लगातार इसको जो है ढूंढ रही थी। आज लगातार जो है इन्फॉर्मेशन रतलाम पुलिस को मिल रही थी। आज सुबह ऑपरेशन किया गया, डेडिकेटेड ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1 महीने से इस आतंकी के रतलाम में रहने के इनपुट मिल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फिरोज खान को गिरफ्तार करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। आतंकी फिरोज को उसकी बहन के घर से रात 2 बजे पकड़ा गया। अब जयपुर एटीएस की टीम इस आतंकी से पूछताछ करेगी। और अब सीधे रुख करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का। वक्फ बिल को लेकर जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 मीटिंग्स हुई। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था तो मोर देन 200 hours have been spent on the joint parliamentary committee activities directly and indirectly. अब ये 200 hours what processes were adopted? अभी हमारे नासिर साहब कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं डिस्कशन क्या होता है, आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, यही डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एग्री टू एवरीथिंग व्हिच यू से। तो इसलिए, और आपके जमाने में 2013 में ओनली 22 मीटिंग्स टुक प्लेस। हमारे रिजू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो बताया लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, वो उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, एक ही था, श्रीनगर जम्मू ले, वहां आप गए। और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 स्थानों पर गए, 10 राज्यों में गए। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो 284 स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेशन हुआ डिबेट में। और आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में 18 स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई थी। नाउ जस्ट इमेजिन, कहां 284 और कहां 18, कहां सरसरी तौर पर डिस्कशन हुआ और कहां गहराई से डिस्कशन हुआ। कौन से पैमाने, जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स के वर्क बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। और यूपीए के जमाने में जब 2013 का बिल आया तो सिर्फ 13 स्टेट्स में बातचीत हुई थी। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि और बिल को हम लोकसभा में लेकर के चले आए थे। मुझे एक बात और भी ध्यान में आ रही है जो मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां कहा जाता है, यहाँ कपिल सिब्बल साहब दिखे थे मुझे, कोर्ट में चर्चा होती है कि व्हेन यू हैव गॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर कंटेंटेड एंड यू स्पीक अकॉर्डिंगली, आप तो जानते ही हैं। और व्हेन यू आर लैकिंग आर्ग्यूमेंट्स you raise your voice to put and you try to sensationalize। मैंने देखा कि डिबेट को बहुत डिविएट करने की, डिरेल करने की, माननीय नड्डा जी,
वो ये बात है, इफ यू आर अ लॉयर यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉ, हैमर लॉ. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, हैमर फैक्ट्स. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन नाइदर, हैमर द टेबल. Sir, thank you very much. Very good advice. But I'll not hammer the table. I will use my. तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ. कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला. अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है. ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज. मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट. सर, व्हाट ही डिड, ही स्पोक हिज होल स्पीच इन इंग्लिश, but when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam. And it was, yes, John Mittas, yes, no, legally you are sound, John Mittas, nothing, legally you are sound, but I have said it's a smart move. Yes, smart move. You wanted something to be told to this house, and you wanted something to be told to the Kerala people. So that smartness. It's a compliment. It's a compliment. And whatever he spoke in Malayalam, had nothing to do with the bill. Had nothing to do with the bill. So anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है. मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए. यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है. अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है. रिजू साहब ने बताया कि रेलवेज, डिफेंस, इनके बाद ये आती है. वैसे तो ये अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि डिफेंस और रेल तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है ही है, देश की प्रॉपर्टी है. लेकिन क्या इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई ये कोई कुतर्क है क्या? और इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिवेंट मिसयूज, प्रॉपर्टी एंड पावर्स जो इसमें से डिराइव होती हैं, जो 2000 अमेंडमेंट में असीम हो गई, क्या उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए? आप बताइए, वो अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो जवाबदेह नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो भारत की जनता और मुस्लिम बहनों भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको अकाउंटेबल बनाने का प्रयास कर रहा है. इस बात को हमको समझना पड़ेगा. दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं इस फोरम पर जहां बिल की बातचीत चलती है वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है. लेकिन फिर भी मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं. प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के वो चले हैं. और चले नहीं है, इसको उन्होंने पूरा किया है. राधा मोहन जी ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के, आवास योजना से लेकर के, शौचालय से लेकर के, कभी नहीं देखा कि ये फॉरवर्ड को मिला, बैकवर्ड को मिला, मुस्लिम को मिला, क्रिश्चियन को मिला. किसको मिला? जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है. इसकी चिंता
इससे ज़्यादा मेन स्ट्रीमिंग क्या हो सकती है? और इसीलिए जब मैं इसकी बात कहता हूँ तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से बाहर निकल करके नेशनल इंटरेस्ट में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं, हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में ना देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व का सपना भारत का यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबको साथ लेकर के चले। इसीलिए हम लिप सर्विस नहीं करते हैं, हम रियल सर्विस करते हैं। वी डू द रियल सर्विस। हम लिप सर्विस कर रहे होते हैं। मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाई, ये सारी योजनाओं से राधा मोहन जी ने बताया 30% मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है, इसमें से 35% उन्होंने लाभ लिया है, 35 हमने कभी इसका डंका पीटा क्या? नहीं, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है? किन लोगों ने अलग रखा है? किन्होंने उनको डरा के रखा है? किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है? ये पॉलिटी, दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड आई विल टेल यू 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। You made the Indian Muslim ladies second-grade citizens. You made it. Second-grade citizens. और मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में, सभापति जी, इजिप्ट में ट्रिपल तलाक, ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम देश में, इजिप्ट में 1929 में समाप्त हो गया था। सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था। बांग्लादेश में 71 में बना, 72 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। इराक में 1959 में समाप्त हो गया। सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया। मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया। ये सब मुस्लिम देशों का मैंने नाम लिया है। ये भारत देश था जहां हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका जा रहा था, और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने उनको करके दिया। इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए रियल सर्विस या लिप सर्विस। वी बिलीव इन रियल सर्विस। आज करोड़ों बहनें, मुस्लिम बहनें आज आजाद हो गई, उनको लाइफ विद डिग्निटी जीने का मौका मिल रहा है। किसने किया यह काम? क्या यह ऐतिहासिक फैसला नहीं है? इज इट नॉट एन हिस्टोरिकल डिसीजन? इट इज एन हिस्टोरिकल डिसीजन, एंड नन अदर, इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हिच हैज डन दिस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा आज के बारे में। आज हम, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है, और ये एक तरीके से हमारे को कब्जे में लेने की बात है, और हम कोई बड़े रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, टर्की मुस्लिम देश है सभापति जी, वहां 1924 में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ फाउंडेशंस बन करके मैनेजमेंट ऑफ वक्फ का काम शुरू हो गया था। इट इज ए मुस्लिम कंट्री, टर्की, 1924। और वहां पर टर्की में
all Waqf properties were brought under the control of the state for their better management and transparency. When did they do? In 1924. 100 साल पहले. They saw to it that the misuse of Waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s. And income of Waqf began to be used for the development of education and health. ये किसने किया? टर्की ने. हम यहां कर रहे हैं, आप तो कर, यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था. क्यों नहीं किया? क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे? मलेशिया मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है. इन मलेशिया अथॉरिटी ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, वहां क्या बोलते हैं? स्टेट इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल, स्टेट चलाता है. और मलेशिया बिगैन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल मॉडल्स टू इंप्रूव द वक्फ मैनेजमेंट. उन्होंने भी शुरू कर दिया. वहां उन्होंने नई बात शुरू कर दी, वक्फ शेयर्स. वक्फ शेयर्स वर इंप्लीमेंटेड विच इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द राइज इन द वक्फ इनकम. सब कोई प्रोग्रेसिव तरीके से चलने की प्रयास कर रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाज एंश्योर्ड एंड डिजिटल डाटाबेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू जियो मैपिंग. यानी ये भी मलेशिया में भी जियो मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से प्रॉपर्टी को उसको देखा जा रहा था. सऊदी अरेबिया, रिफॉर्म्स वर मेड इन सऊदी अरेबिया इन 2016 एंड द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ, और वहां पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई which was established and new policies were implemented to make the waqf properties more economically beneficial. Economically कैसे beneficial हो सकते हैं? और the waqf income was used to empower the religious and educational and social services. ये मुस्लिम देश जब वक्फ को सरकार कब्जे में लेकर के जब उसका मैनेजमेंट कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है. यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं. यहां तो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ काउंसिल ही चलाएगा. हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अकाउंटेबल हो सके. उस तरीके का हम प्रयास करें. इंडोनेशिया अगेन अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री. यहां इंडोनेशिया बिगेस्ट. इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड, जिसको वो बदान वक्फ इंडोनेशिया बोलते हैं, इन 2004 Waqf Act was amended, incorporating modern practices and registration for the management of Waqf properties. Or the concept of cash Waqf was implemented for maximizing the benefits derived from the Waqf assets. यानी उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और लोगों के लिए काम आ सके. ईरान में द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल एक्ट अफेयर्स. ये भी सरकार के पास है. आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स वर मेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज. मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई और इन देशों का नाम लिया कि ये लोग जो मुस्लिम देश हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है. मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 2013 की बात कही गई. हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे. हाँ थे, साथ हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी, और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई. और इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड. ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो,
इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा. इट विल बी नेसेसरी एंड लॉ इज एन इवोल्यूशन. द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस थ्रू विच इट गोज. तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं. अब ये जो अमेंडेड एक्ट था ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf boards and appears to override the constitutional and the legal framework of India. ये आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law, इसको वायलेट करता है 2013. और जो रिज्जू साहब बिल लेकर